तो लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही पावरफुल कविता है, अ टाइगर इन द जू। आज ना हम इसी कविता में उतरकर ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी और कैद का जो संघर्ष होता है वो असल में कैसा लगता है। कविता की शुरुआत ही ना एक जबरदस्त तनाव से होती है, जो इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, एक तरफ एक बाघ है जो अपने पिंजरे में बस कुछ कदम ही चल पाता है, और दूसरी तरफ उसका असली हक, एक पूरा का पूरा जंगल जहां उसे बेरोक-टोक घूमना चाहिए था। इस कविता का जो असली जादू है ना, वो इसके लिखने के तरीके में ही छिपा है। ये हमें बार बार दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में लेके जाती है, ताकि हम उस फर्क को उसे खुद महसूस कर सकें। जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस, उन्होंने ये जानबूझकर किया है। इन दोनों जगहों को एकदम एकदम एक दूसरे के उलट दिखाया है। बाढ़ का मूड, उसका माहौल, अरे यहां तक कि उसके होने का मतलब तक पूरी तरह से बदल जाता है। तो मतलब ये सिर्फ लिखने का कोई स्टाइल नहीं है? नहीं, बल्कि यही वो असली ताकत है जो इस कविता का मैसेज है ना, आज़ादी और गुलामी वाला, उसे सीधा हमारे दिलों तक पहुंचाती है। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले बाघ की आज की जो हकीकत है उसे देखते हैं। कैसी है उसकी जिंदगी अपने असली घर से इतनी दूर, इस पिंजरे के अंदर। कविता में हमारी पहली मुलाकात बाघ से यही होती है, और जरा इस इमेज को देखिए। उसका वो शानदार शरीर, वो बेपनाह ताकत, और ये सब कुछ सिमट कर रह गया है बस चंद कदमों में। कितना कितना बेबस महसूस करता होगा वो। और फिर आती है ये लाइन जो अपने आप में सब कुछ कह देती है, अपने शांत रोश में। मतलब बाहर से तो वो एकदम खामोश है, पर अंदर एक तूफान चल रहा है। गुस्सा है, बेबसी है, सब कुछ उसने अंदर दबा रखा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उसकी ये खामोशी सुकून वाली खामोशी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उसकी दबी हुई ताकत का सबूत है, और इस बात का भी कि उसे कैद करने वालों के सामने वो कितना कितना लाचार है। अब यहां से कविता एक पलटी मारती है और हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां इस बाघ को असल में होना चाहिए था। देखते हैं कि जंगल में उसकी जिंदगी कैसी होती। कविता हमें दिखाती है जंगल में वो परछाइयों में दुबककर अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। फिर देखिए कैसे वो लंबी लंबी घास के बीच से किसी नदी की तरह एकदम खामोशी से सरक रहा है। और फिर जब वो दहाड़ता है तो पूरे के पूरे गांव में उसकी दहशत फैल जाती है। वो अपने इलाके का एक बेताज बादशाह है। तो ये है एक असली आजाद बाघ का स्वभाव, शिकार करना, अपने इलाके पर राज करना। और यही वो जिंदगी है जो उससे छीन ली गई है। जंगल की वो ताकतवर तस्वीर अभी हमारे जहन में ताज़ा ही होती है कि कविता एक झटके के साथ हमें वापस चिड़ियाघर की उस बेरंग हकीकत में लाकर पटक देती है। और बस ये एक लाइन, उसकी ताकत सलाखों के पीछे, ये उस पूरी ताकत को बेमानी कर देती है। सोचिए, जंगल का वो राजा जिसकी दहाड़ से गांव कांप जाते थे, आज उसकी सारी की सारी शक्ति इन सलाखों के पीछे कैद है। अब यहां इस फर्क को और साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है जंगल का बादशाह, तो दूसरी तरफ पिंजरे का एक कैदी। उसकी ताकत, उसका शिकार करने का तरीका, उसकी आवाज, देखिए तो सब कुछ कैसे बदल गया है। मतलब वो अब अपनी जिंदगी का हीरो नहीं रहा, बस एक शोपीस बन के रह गया है, लोगों के मनोरंजन का एक सामान। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? उसे इस बात का पूरा एहसास है। शायद इसीलिए वो वहां आने जाने वालों को नजरअंदाज करता है। और दिन का अंत वो भी उतना ही उदास है। रात में जो आखिरी आवाज उसके कानों में पड़ती है, वो है पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियों की। और वो बेचारा बस अपनी चमकदार आंखों से उन आजाद सितारों को घूरता रहता है, शायद अपनी खोई हुई आज़ादी को याद करते हुए। तो सवाल ये उठता है कि कवि हमें ये सब क्यों दिखा रहा है? ये तो जंगल और चिड़ियाघर के बीच का फर्क है ना, ये असल में हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल की तरफ लेकर जाता है। कविता एक तरह से हम सबसे पूछती है कि जरा सोचिए, अगर हमें सिर्फ एक दिन के लिए भी किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? यही वो सवाल है जो बाघ की तकलीफ को हमारी अपनी आज़ादी की चाहत के साथ जोड़ देता है। तो कविता का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है। एक जंगली जानवर जो आज़ाद घूमने और दौड़ने के लिए बना है, उसे सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए एक कंक्रीट के डब्बे में बंद कर देना, क्या ये क्रूरता नहीं है? और आखिर में ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए कि क्या हमारा मनोरंजन किसी की आज़ादी से ज्यादा कीमती हो सकता है?